27 दिसंबर 1993। दुबई की एक रंगीन रात थी। दुबई की सड़कों पर अय्याशी और मौज मस्ती करने वाले लोगों की चहल पहल थी। दुबई के एक रेस्टोरेंट में 5 लोग बैठे शराब पी रहे थे। उनकी टेबल पर शराब की बोतलें पड़ी हुई थीं। धीरे धीरे रात और ज़्यादा गहराती जा रही थी और ये 5 शख्स शराब पीकर एकदम आउट हो चुके थे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि 31 तारीख को एक बड़ा खेल होने वाला है और समझ लो कि वो तो गया। इस पर दूसरा आदमी सवाल पूछता है कि भाई कौन गया, किसकी बात कर रहे हो? तो दूसरे आदमी के सवाल पूछने पर पहले आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाना यानी छोटा राजन, उसकी पुंगी बजने वाली है। कौन थे ये 5 लोग जो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के मर्डर के प्लान की बात कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि राजन को मारकर समुद्र में फेंक देंगे, राजन की पुंगी बजने वाली है। शराब के नशे में राजन को मारने की बात करने वाले ये 5 शख्स कोई और नहीं बल्कि डी कंपनी के खूंखार शार्प शूटर थे। इन 5 लोगों में शामिल थे सुनील सावंत उर्फ सौत्या, गुरु सातम, अनिल परब और बाकी 2 लोग। जैसा आप जानते ही हो कि ये सब डी कंपनी यानी दाऊद के गैंग के मेंबर्स थे। छोटा राजन भी उस वक्त दाऊद के साथ ही था और दुबई में ही था। 26 तारीख को दाऊद के जन्मदिन की पार्टी थी। खूब खुशी और जश्न का माहौल था। छोटा राजन, जो उस वक्त तक दाऊद गैंग का नंबर 2 हुआ करता था, वो भी इस पार्टी में शामिल था। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जो राजन को पसंद नहीं आया। दाऊद बार बार छोटा शकील और सौत्या के पिछले मिशन की तारीफ करता रहा। उस मिशन में इन लोगों ने मुंबई के एक हॉस्पिटल में घुसकर गोलीबारी की थी और दाऊद के दुश्मनों को मार गिराया था। हालांकि इसमें कुछ पुलिस वाले और सिविलियंस भी मारे गए थे। एक तो राजन को इस ऑपरेशन के बारे में बताया ही नहीं गया था और फिर ऊपर से दाऊद बार बार इस ऑपरेशन की कामयाबी की इतनी तारीफ कर रहा था कि छोटा राजन कुड़ गया और चुपके से पार्टी छोड़कर निकल गया। लेकिन 28 तारीख को अर्ली मॉर्निंग छोटा राजन को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला उसको बताता है कि दाऊद, आपका गेम ओवर करने वाला है। आपके लिए दाऊद ने फील्डिंग लगा ली है। अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। उस वक्त छोटा राजन दुबई में एक होटल में ठहरा हुआ था। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गेम के अंदर गेम चल रहा था यहाँ। एक तरफ दाऊद और उसके लोग छोटा राजन को टपकाने की प्लानिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ कोई डी गैंग से फ़ोन करके छोटा राजन को अलर्ट कर रहा था। राजन ने सोचा कि वो बुरी तरह से फंस गया है। उसका पासपोर्ट भी दाऊद के पास था। पूरे दुबई में दाऊद का होल्ड था। हर तरफ उसके आदमी थे। ऐसे में राजन की समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। जिस आदमी ने उसे उसके मर्डर के प्लान के बारे में बताया था, वो उससे ज़्यादा और कुछ मदद नहीं कर सकता था, वरना उस इंसान की जान को खतरा हो सकता था। राजन सोचने लगा कि वो और दाऊद तो अच्छे दोस्त थे, फिर उनके बीच ये इतने फासले कैसे हो गए कि दाऊद उसे मरवाने की सोच रहा है। राजन को ये चिंता सताने लगी थी कि अब वो बिना पासपोर्ट के दुबई से कैसे निकलेगा। जिस इंसान ने राजन को ये खबर दी थी वो राजन का बहुत ही वफादार था। उसका नाम था गुरु सातम, इसलिए खबर तो पक्की ही थी। राजन का पूरा दिन इसी बात को सोचने में लग गया और फिर शाम होते होते उसने तय कर लिया कि उसे क्या करना है। अब उसे रात होने का इंतज़ार था क्योंकि दिन में बाहर निकलना खतरनाक था। रात होते ही उसने अपनी गाड़ी निकाली और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में ही उसकी मंजिल उसके सामने थी और वो पहुंच चुका था इंडियन एम्बेसी में। दुबई में दाऊद बहुत ही पावरफुल था। हर जगह उसके आदमी थे। राजन किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। ऊपर से उसके पास उसका पासपोर्ट भी नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि इंडियन एम्बेसी ही उसको बचा सकती थी। एम्बेसी पहुंचकर राजन वहां मौजूद अधिकारी से कहता है, मैं इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन छोटा राजन हूं। ये सुनते ही उस अधिकारी के पांव तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा कि इंडिया का मोस्ट वांटेड भला कानून की दहलीज पर क्या करने आया है। उसने फटाफट अपने सीनियर ऑफिसर्स को इस बात की खबर कर दी और कुछ देर में वो भी वहां पहुंच गए। राजन ने उनके सामने खुलकर अपनी पूरी बात रख दी। राजन ने उन्हें ऑफर दिया कि मैं दाऊद के साथ काम करता हूं, लेकिन अब दाऊद मुझे मारना चाहता है। आप मुझे दुबई से बाहर निकाल दो। बदले में दाऊद के हर धंधे, हर कार्टेल, सिंडिकेट, प्रॉपर्टी
दाऊद की सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा मैं आपको मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, जिससे आपको उस केस को सुलझाने में बड़ी मदद मिलेगी। राजन के ऑफर में काफी दम था, इसलिए वहां के अधिकारियों ने एम्बेसी में मौजूद इंटेलिजेंस ऑफिसर को इस बात की जानकारी दे दी। आपको बता देती हूँ कि हर इम्पोर्टेंट एम्बेसी में कुछ रॉ या आईबी के ऑफिसर जरूर होते हैं। उस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने भी एक बार फिर से राजन से बात की। उसे लगा कि मौका अच्छा है और राजन से ली गई इंफॉर्मेशन काम आ सकती है। उसने दिल्ली में आईबी हेडक्वार्टर में फ़ोन मिलाया और दिल्ली में अपने बॉस को बताया कि राजन हमें दाऊद गैंग के खिलाफ सारी इंफॉर्मेशन देगा। इसमें मुंबई ब्लास्ट से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी है। इसके बदले में हमें राजन को दुबई से सुरक्षित निकालकर किसी सेफ कंट्री में पहुंचाना है। दिल्ली में बैठे सीनियर आईबी ऑफिसर ने दुबई एम्बेसी में तैनात ऑफिसर से कुछ समय मांगा और सीधा होम मिनिस्ट्री की तरफ रुख किया। वहां जाकर उन्होंने पूरा किस्सा डिस्कस किया और होम मिनिस्ट्री से इस काम के लिए अप्रूवल ले लिया। इसके बाद ये तय हुआ कि क्योंकि राजन के पास पासपोर्ट नहीं है, इसलिए उसे ऐसे देश में ले जाया जाए जहां पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस काम के लिए नेपाल को चुना गया और छोटा राजन को इंडियन इंटेलिजेंस के चार्टर्ड प्लेन से रात को ही नेपाल ले जाया गया। नेपाल पहुंचकर छोटा राजन को भारत द्वारा दिए गए एक सेफ हाउस में 2 महीने के लिए रखा गया। यहाँ पर भारतीय सीक्रेट सर्विस के लोग लगातार राजन से पूछताछ करते रहे और उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते रहे। लेकिन राजन तो बहुत ही शातिर था। वो समझ गया था कि अगर उसने सब कुछ उगल दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी और ये एजेंट उसे मरने के लिए छोड़ देंगे। नेपाल में आईएसआई और दाऊद का भी बड़ा नेटवर्क था। राजन को ज़्यादा दिन वहाँ रखना भारतीय एजेंट्स को सेफ नहीं लगा। उन्होंने राजन की मोहन कुमार के नाम से नकली आइडेंटिटी बनाई और उसे मोहन कुमार बनाकर मलेशिया भेज दिया। आप लोगों को मैंने ये तो बता दिया कि राजन और दाऊद के बीच में कुछ लफड़ा हो गया और कैसे राजन दुबई में दाऊद के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे मलेशिया पहुंचने के बाद राजन का क्या हुआ? क्या राजन, जिसने डी कंपनी को बनाने में इतनी अहम भूमिका निभाई थी, उसने इस हार को ऐसे ही कबूल कर लिया? बहुत लंबी कहानी है ये। इसको मैं अपने अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। मिलूंगी जल्द ही आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।